हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे EPA4 पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 9. There are various factors which, directly or indirectly, influence the system of performance appraisal. Explain. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फैक्टर्स का असर समझाकर एक्सप्लेन करना है। हमें बताना है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, अप्रेजर की बियास, एम्प्लॉय की क्वालिटीज और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अप्रेजल को इम्पैक्ट करते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। परफॉर्मेंस अप्रेजल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एम्प्लॉय की काम की परफॉर्मेंस को सेट स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर इवैल्यूएट किया जाता है। यह पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसके बेसिस पर प्रमोशंस, ट्रांसफर्स, ट्रेनिंग और पे रिवीजन डिसाइड होते हैं। लेकिन अप्रेजल हमेशा न्यूट्रल नहीं होता क्योंकि इस पर बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स का असर पड़ता है। आइए इन फैक्टर्स को डिटेल में समझते हैं। मेन बॉडी। 1. ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड स्टैंडर्ड्स। अगर गोल्स क्लियर है तो अप्रेजल फेयर होता है, लेकिन वेग गोल्स अप्रेजल को सब्जेक्टिव बना देते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ट्रांसपेरेंट और मेरिट बेस्ड कल्चर ऑब्जेक्टिव अप्रेजल प्रमोट करता है, जबकि फेवरेटिज्म वाली कल्चर रिजल्ट्स को डिस्टॉर्ट कर देती है। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज अप्रेजल को कंसिस्टेंट बनाती है, वीक पॉलिसीज कंफ्यूजन और बियास क्रिएट करती है। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जॉब डिस्क्रिप्शन क्लियर न होने की वजह से अप्रेजल एक्यूरेटली मेजर नहीं होता। 2. अप्रेजल रिलेटेड फैक्टर्स। बायस एंड प्रेजुडिस। अप्रेजर की पर्सनल लाइकिंग, डिसलाइकिंग, स्टेरियोटाइप्स या हेलो इफेक्ट अप्रेजल को इन्फ्लुएंस करते हैं। कॉम्पिटेंस ऑफ अप्रेजर। अगर इवैल्यूएटर ट्रेंड नहीं है तो अप्रेजल अनरिलायबल होगा। इंटरपर्सनल रिलेशंस। अप्रेजर और एम्प्लॉय के पर्सनल रिलेशंस भी रेटिंग को अफेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, ब्यूरोक्रेसी में सीनियर्स लॉयल्टी को परफॉर्मेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। 3. एम्प्लॉय रिलेटेड फैक्टर्स। जॉब नॉलेज एंड स्किल्स। एम्प्लॉय का टेक्निकल नॉलेज अप्रेजल को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। पर्सनैलिटी ट्रेट्स जैसे पंक्चुअलिटी, कोऑपरेशन, इनिशिएटिव ETC भी इनडायरेक्ट अप्रेजल को इन्फ्लुएंस करते हैं। सेल्फ प्रेजेंटेशन। जो एम्प्लॉयज अपने काम को कॉन्फिडेंटली दिखाते हैं, उन्हें ज्यादा पॉजिटिव रेटिंग मिल जाती है। एग्जाम्पल, डू ऑफिसर्स सेम परफॉर्मेंस देने के बावजूद जो अपना काम शोकेस करता है, उसका अप्रेजल बेटर होता है। 4. एक्सटर्नल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। पॉलिटिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। पब्लिक सेक्टर में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अप्रेजल को हेविली अफेक्ट करता है। इकोनॉमिक कंडीशंस। क्राइसिस के टाइम अप्रेजल डाउनसाइजिंग या प्रमोशंस फ्रीज जस्टिफाई करने के लिए उस होता है। लीगल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स। फेयरनेस और नॉन डिस्क्रिमिनेशन के लीगल रूल्स भी अप्रेजल सिस्टम को शेप करते हैं। एग्जाम्पल, इंडिया में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस प्रमोशंस और ट्रांसफर्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। कंक्लूजन। अंत में कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस अप्रेजल एक टेक्निकल एक्सरसाइज के साथ साथ एक ऑर्गेनाइजेशनल और सोशल प्रोसेस भी है। इस पर ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर, इवैल्यूएटर का एटीट्यूड, एम्प्लॉय की क्वालिटीज और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सबका असर पड़ता है। अगर अप्रेजल को फेयर बनाना है तो इवैल्यूएटर्स को ट्रेन करना होगा, बियास कम करनी होगी, क्लियर गोल्स सेट करने होंगे और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से सिस्टम को बचाना होगा। तभी अप्रेजल सिस्टम इफेक्टिव और फेयर बनेगा। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 10. Discuss the principles of pay fixation. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें उन प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन करना है जो सैलरी या वेजेस डिसाइड करते वक्त फॉलो किए जाते हैं। हमें फैक्टर्स जैसे कि इक्वालिटी, एफिशिएंसी, कॉस्ट ऑफ लिविंग, गवर्नमेंट की फाइनेंशियल कैपेसिटी और पे कमीशन की रिकमेंडेशंस के बारे में लिखना है। बेसिकली इसका मतलब है कि सैलरी सिस्टम को फेयर और बैलेंस्ड कैसे बनाया जाता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। पे फिक्सेशन का मतलब है एम्प्लॉयज की सैलरी स्ट्रक्चर को डिसाइड करना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है क्योंकि सैलरी डायरेक्टली एम्प्लॉय के मोटिवेशन, एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करती है।
सैलरी फिक्स करते वक्त कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं जिससे सिस्टम फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। इंडिया में सेंट्रल और स्टेट पे कमीशंस के रिकमेंडेशंस को इसमें काफी इंपॉर्टेंस दी जाती है। मेन बॉडी। 1. फेयरनेस और इक्विटी का प्रिंसिपल। सैलरी हमेशा फेयर होनी चाहिए, सेम काम करने वाले एम्प्लॉयज को सेम पे मिलना चाहिए। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क सबसे बेसिक प्रिंसिपल है। एग्जाम्पल, सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट्स में इस प्रिंसिपल को सपोर्ट किया है। 2. एडिक्वेसी और मिनिमम वेज का प्रिंसिपल। सैलरी इतनी होनी चाहिए कि एम्प्लॉय की बेसिक नीड्स, खाना, घर, एजुकेशन और हेल्थ पूरी हो सके। मिनिमम वेज कॉन्सेप्ट इसी के लिए बनाया गया था। एग्जाम्पल, 15 इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस 1957 ने मिनिमम वेज फिक्स करने के नॉर्म्स दिए थे। 3. इंसेंटिव और एफिशिएंसी का प्रिंसिपल। सैलरी सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करे। अच्छी परफॉर्मेंस के लिए इंक्रीमेंट्स, प्रमोशंस या अलाउंसेस दिए जाते हैं। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स यूज किए जाते हैं। 4. स्टेट की फाइनेंशियल कैपेसिटी का प्रिंसिपल। सैलरी डिसाइड करते वक्त गवर्नमेंट की फाइनेंशियल कैपेसिटी देखनी जरूरी है। ज्यादा सैलरी देने से फिस्कल डेफिसिट हो सकता है और कम सैलरी से एम्प्लॉयज डिमोटिवेट हो जाते हैं। पे कमीशंस हमेशा दोनों के बीच बैलेंस बनाते हैं। 5. कंपैरेबिलिटी का प्रिंसिपल। गवर्नमेंट जॉब्स की सैलरी प्राइवेट सेक्टर के लेवल के करीब होनी चाहिए ताकि टैलेंट रिटेन हो। अगर सैलरी बहुत कम हो तो स्किल्ड वर्कफोर्स प्राइवेट सेक्टर में चली जाती है। एग्जाम्पल, 7th पे कमीशन ने इस प्रिंसिपल को हाईलाइट किया था। 6. कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट का प्रिंसिपल। सैलरी हमेशा इन्फ्लेशन और कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से एडजस्ट होनी चाहिए। इंडिया में डीएनएस अलाउंस डीए इसी के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से लिंक्ड है। इससे एम्प्लॉय की रियल इनकम सेफ रहती है। 7. सोशल जस्टिस और इक्वालिटी का प्रिंसिपल। सैलरी स्ट्रक्चर में सोशल जस्टिस का ध्यान रखा जाता है जिससे इनकम गैप ज्यादा ना हो। लोअर ग्रेड वर्कर्स को एक्सप्लॉयट होने से बचाना भी इस प्रिंसिपल का एम है। एग्जाम्पल, पे कमीशंस हमेशा हाईएस्ट और लोएस्ट सैलरी के गैप को कम करने की कोशिश करते हैं। कंक्लूजन, पे फिक्सेशन के प्रिंसिपल सैलरी सिस्टम को फेयर, एडिक्वेट और बैलेंस्ड बनाते हैं। ये एम्प्लॉयज की सिक्योरिटी, मोटिवेशन और एफिशिएंसी को एंश्योर करते हैं। साथ ही ये स्टेट की फाइनेंशियल हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं। अगर सैलरीज इन्हीं प्रिंसिपल्स पर फिक्स की जाए तो एक ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव पब्लिक सर्विस सिस्टम बनाया जा सकता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 11. What are the successive steps involved in disciplinary proceedings? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स के स्टेप बाय स्टेप स्टेजेस बताने हैं। मतलब मिसकॉन्डक्ट नोटिस होने से लेकर फाइनल डिसीजन तक के प्रोसेस को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स एक फॉर्मल प्रोसेस होता है जो ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज के मिसकॉन्डक्ट या रूल वायलेशन को हैंडल करने के लिए अडॉप्ट करता है। यह एंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन और फेयरनेस दोनों मेंटेन रहे। इंडिया में सिविल सर्विसेज के रूल्स जैसे सीसीएस, सीसीए रूल्स इस प्रोसेस को गाइड करते हैं। इस आंसर में हम डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स के सक्सेसिव स्टेप्स को एक्सप्लेन करेंगे, शुरुआत से लेकर फाइनल पनिशमेंट तक। मेन बॉडी। 1. इनिशिएशन ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। मिसकॉन्डक्ट का पता चलना। प्रोसेस स्टेप शुरू होता है जब एम्प्लॉय के अगेंस्ट मिसकॉन्डक्ट का केस सामने आता है, जैसे करप्शन, नेग्लिजेंस या एब्सेंटीज्म। प्रीलिमिनरी इंक्वायरी। एक छोटी इंक्वायरी की जाती है ताकि बेसलेस एलिगेशंस को फिल्टर किया जा सके। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। अगर मिसकॉन्डक्ट प्रूव होता है तो एक चार्जशीट बनाई जाती है जिसमें एलिगेशंस क्लियर लिखे होते हैं। 2. इश्यू ऑफ चार्जशीट और एम्प्लॉय का रिप्लाई। चार्जशीट देना। एम्प्लॉय को ऑफिशियली चार्जशीट सर्व की जाती है जिसमें चार्जेस और डॉक्यूमेंट्स अटैच होते हैं। एम्प्लॉय का रिटन रिप्लाई। एम्प्लॉय को मौका दिया जाता है कि वो अपना साइड लिखित रूप में रखे। यह नेचुरल जस्टिस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट सर्विसेज में सीसीएस, सीसीए रूल्स एंश्योर करते हैं कि बिना ड्यू प्रोसेस के कोई एम्प्लॉय पनिश ना हो। 3. कॉन्डक्ट ऑफ इंक्वायरी। इंक्वायरी ऑफिसर की अपॉइंटमेंट। अगर रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी नहीं होता तो एक इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है। एविडेंस का प्रेजेंटेशन। दोनों तरफ से विटनेसेस और डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए जाते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन। एम्प्लॉय को राइट होता है विटनेसेस को क्रॉस क्वेश्चन करने का।
रिप्रेजेंटेशन, कुछ केसेस में एम्प्लॉय को लीगल एडवाइजर या यूनियन रिप्रेजेंटेटिव भी रिप्रेजेंट कर सकता है। इंक्वायरी रिपोर्ट, इंक्वायरी ऑफिसर अपना फाइनल रिपोर्ट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को सबमिट करता है। 4. डिसीजन और फाइनल ऑर्डर्स, रिपोर्ट का स्टडी, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इंक्वायरी रिपोर्ट और सभी एविडेंसेस को स्टडी करता है। शो कॉज नोटिस, पनिशमेंट देने से पहले एम्प्लॉय को एक और चांस दिया जाता है कि वो अपना जस्टिफिकेशन दे। फाइनल पनिशमेंट ऑर्डर, मिसकॉन्डक्ट के सेवेरिटी के हिसाब से पनिशमेंट मिलता है। माइनर पेनल्टीज, वार्निंग, फाइन, इंक्रीमेंट रोकना। मेजर पेनल्टीज, सस्पेंशन, डिमोशन, डिसमिसल। राइट टू अपील, एम्प्लॉय के पास अपील करने का राइट होता है हायर अथॉरिटी या ट्रिब्यूनल के सामने। कंक्लूजन, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स एक बैलेंस्ड सिस्टम है जो ऑर्गेनाइजेशन के डिसिप्लिन को मेंटेन करता है और एम्प्लॉय के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है। यह एंश्योर करता है कि कोई भी डिसीजन आर्बिट्रेरी ना हो और हर स्टेज पर एम्प्लॉय को अपना डिफेंस देने का चांस मिले। इस तरह ये प्रोसेस एफिशिएंसी और जस्टिस दोनों को प्रमोट करता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 12. Discuss political rights of public servants. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के पास कौन से पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, उन पर क्या रेस्ट्रिक्शंस लगे होते हैं और उनके सिटीजन होने के राइट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव न्यूट्रलिटी के बीच बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। पॉलिटिकल राइट्स वही राइट्स होते हैं जो किसी व्यक्ति को देश की पॉलिटिकल लाइफ में पार्टिसिपेट करने देते हैं, जैसे वोट देना, इलेक्शन लड़ना, पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना और पॉलिटिकल ओपिनियन देना। पब्लिक सर्वेंट्स भी सिटीजन्स हैं, इसलिए उन्हें फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। लेकिन क्योंकि उनकी ड्यूटी इम्पार्शियल और न्यूट्रल रहकर देश की सेवा करना है, इस वजह से उन पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। यह आंसर इसी बैलेंस को समझाता है। मेन बॉडी। 1. कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। कॉन्स्टिट्यूशन सभी सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स देता है, इसमें पब्लिक सर्वेंट्स भी शामिल है। पब्लिक सर्वेंट्स को वोट देने, इक्वालिटी और स्पीच का राइट मिलता है, लेकिन सर्विस रूल्स के थ्रू उन पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। आर्टिकल्स 309, 310 और 311 गवर्नमेंट को अथॉरिटी देते हैं कि वो उनके सर्विस कॉन्डक्ट और पॉलिटिकल एक्टिविटीज रेगुलेट करें। 2. परमिटेड पॉलिटिकल राइट्स ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। राइट टू वोट। पब्लिक सर्वेंट्स को इलेक्शन में वोट देने का फुल राइट होता है। पर्सनल ओपिनियन। वो अपने पर्सनल पॉलिटिकल ओपिनियंस रख सकते हैं, लेकिन ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। राइट टू इक्वालिटी। सिटीजन्स की तरह उन्हें भी डिस्क्रिमिनेशन से प्रोटेक्ट किया गया है। एग्जाम्पल, एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर वोट दे सकता है, लेकिन किसी पार्टी के लिए रैली में कैंपेन नहीं कर सकता। 3. Restrictions on political activities. न्यूट्रलिटी बनाए रखने के लिए कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। नो एक्टिव पॉलिटिक्स। जॉब करते वक्त इलेक्शन नहीं लड़ सकते, रिजाइन करना पड़ता है। नो मेंबरशिप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। किसी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना या सपोर्ट ओपनली दिखाना मना है। नो पॉलिटिकल कैंपेन। पॉलिटिकल स्पीच देना, आर्टिकल लिखना या डेमोन्स्ट्रेशंस ज्वाइन करना अलाउ नहीं है। सोशल मीडिया रिस्ट्रिक्शंस। आजकल ऑनलाइन पार्टिजान कंटेंट पोस्ट करने पर भी रिस्ट्रिक्शंस है। रीजन, ताकि सिविल सर्विसेज इम्पार्शियल और अनबायस्ड रहे और उनका पोजीशन मिसयूज ना हो। 4. रैशनल बिहाइंड रिस्ट्रिक्शंस। इम्पार्शियलिटी। पॉलिटिक्स में एक्टिव होने से एडमिनिस्ट्रेशन बायस्ड हो सकता है। पब्लिक ट्रस्ट। लोगों को भरोसा रहे कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स सबको इक्वली ट्रीट करेंगे। सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिक प्रिंसिपल ही न्यूट्रलिटी है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट करप्शन और फेवरेटिज्म ला सकता है। 5. कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव एंड रिफॉर्म्स। यूएसए और यूके जैसे कंट्रीज में भी सिविल सर्वेंट्स पर पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, लेकिन डिबेट यह है कि रिटायरमेंट के बाद उन राइट्स को रिलैक्स किया जा सकता है। कुछ रिफॉर्म्स सजेस्ट किए जाते हैं जिसमें सिविल सर्वेंट्स के राइट्स और ब्यूरोक्रेसी की न्यूट्रलिटी दोनों बैलेंस हो। कंक्लूजन, पब्लिक सर्वेंट्स सिटीजन्स होते हुए भी अपने पॉलिटिकल राइट्स फुली एक्सरसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि उनका मैं काम इम्पार्शियल और न्यूट्रल रहना है। वो वोट दे सकते हैं और पर्सनल ओपिनियन रख सकते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में एक्टिव रोल नहीं ले सकते। यह बैलेंस हाई डेमोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी को प्रोटेक्ट करता है।
Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको notes चाहिए तो description box में download link दिया हुआ है जरूर चेक करें। Thank you।